सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, ग्राफ प्लॉट करो किसका, एक बैटरी की ईएमएफ का एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का, एक बैटरी की ईएमएफ का एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का। जैसे ये आपके पास एक बैटरी है, ई बैटरी है, जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है और ये क्या है, कैपिटल आर है। कह रहे अगर मैं कैपिटल आर को इंक्रीज करूं तो ईएमएफ की वैल्यू कैसे चेंज होगी ये बताओ। पहली बात, क्या वो चेंज होगी? क्यों? क्योंकि एक बार फैक्ट्री से बन के आ गई और 10 वोल्ट की है तो 10 वोल्ट ही होगी। मतलब कल को तुम वायर अगर मान लो 15 ओम की जगह 20 ओम लगाओगे तो बैटरी यानी कि 10 वोल्ट की जगह 100 वोल्ट की बन जाएगी, कुछ नहीं बनेगा। तो ईएमएफ इज समथिंग रिलेटेड टू बैटरी और इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसका ग्राफ हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो याद रखना ई वर्सेस कैपिटल आर का ग्राफ कांस्टेंट है। पहला ग्राफ याद रहेगा, सीधा ग्राफ मार्क करने को आएगा। नेक्स्ट, इसके अंदर जब करंट बाहर जाएगा तो V इज इक्वल टू क्या लगेगा, E माइनस आई आर। तो कहता ग्राफ प्लॉट करो किसका, अगर मैं कैपिटल आर को इंक्रीज करूं तो इसकी बैटरी की V की वैल्यू कैसे चेंज होगी ये बताओ। अगर मैं कैपिटल आर इंक्रीज करूं तो V कैसे चेंज होगा? पहला क्वेश्चन, क्या चेंज होगा V? क्यों होगा चेंज? इसमें तो कैपिटल आर आ ही नहीं रहा। अगर कैपिटल आर बढ़ाएंगे तो करंट पे असर पड़ेगा और करंट चेंज होने से V की वैल्यू भी चेंज होगी। ऑब्वियसली है, कैपिटल आर पूरे सर्किट में कैपिटल आर, करंट में कैपिटल आर तो आता ही है, तो कैपिटल आर बढ़ाने से करंट चेंज होगा, करंट से V चेंज हो जाएगा, तो फर्क पड़ेगा। तो ग्राफ है, सबसे पहले कैपिटल V का फॉर्मूला निकालने के दो तरीके थे, या तो E माइनस आई आर या फिर कैपिटल आर की फॉर्म में I इंटू कैपिटल आर, ऐसे में निकलता था V। और करंट क्या था, E अपॉन आर प्लस आर। तुम एक काम करो, इस कैपिटल आर को इसके नीचे ले जाओ तो ये 1 हो गया और ये आर प्लस आर हो, आर अपॉन आर हो गया। कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, ये याद नहीं करना आपको, कोई टेंशन नहीं है। मान लो ऐसे बनाया। अब सपोज करो वो कहता है कि मान लो मैं कैपिटल आर को इंक्रीज करता हूँ। ये देखो, जब मैं कैपिटल आर को इंक्रीज करता हूँ ये पूरी फ्रैक्शन डिक्रीज होती है, पूरा का पूरा डिनोमिनेटर डिक्रीज होता है, तो मेरा V इंक्रीज होता है। तो एक बात तो पक्की है, मेरा V विल इंक्रीज, वोल्टेज तो बढ़ेगी। पॉइंट 1, पॉइंट 2, अगर मैं कैपिटल आर को 0 रखता हूं, क्योंकि मेरे ग्राफ यहां से स्टार्ट करना है, व्हेन कैपिटल आर इज इक्वल टू कितना, 0। अगर मैं इसे 0 रखता हूं तो V स्ट्रेट अवे क्या हो जाता है, 0। तो यानी कि ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से। और हाँ, इसके ऊपर ना E की जगह V प्लॉट करो। ये ग्राफ E का नहीं है, ग्राफ V का है, यहाँ पर y एक्सिस में V चल रहा है, V। तो V वर्सेस कैपिटल R है, तो जब कैपिटल R 0 है तो ऑब्वियसली V की वैल्यू भी क्या आएगी, इसमें 0 आएगी। क्या स्टेप क्लियर है? तो ये V है, V 0 आएगा, ग्राफ बढ़ेगा, ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा। अगर कैपिटल R स्मॉल r के इक्वल है, स्मॉल r, तो R बाई R 1, तो E बाई 2 आंसर आएगा। ये देखो, जब स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल है तो V किसके इक्वल आएगा, E बाई 2। लिखा हुआ है इसने V वैसे, चलो तो किसके इक्वल आएगा, E बाई 2। और जब कैपिटल आर इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है, 0, तो फिर V किसके इक्वल आएगा, E। देखो बहुत बड़ी वैल्यू पे ये ग्राफ किसको टच करता हुआ जाएगा, E को, लेकिन बहुत देर के बाद। इन शॉर्ट आपसे कोई ये पूछेगा नहीं, वो आपसे सिंपल एक ही ग्राफ पूछेगा, प्लॉट करो V वर्सेस कैपिटल आर। ये ग्राफ का वेरिएशन याद रखना है आपको, ये ग्राफ का वेरिएशन याद रखना है, ये तो बनाना सिखाया है, बनाना कौन सीख रहा है। तो अगर E वर्सेस कैपिटल R का ग्राफ आए तो स्ट्रेट, अगर V वर्सेस कैपिटल R का आए तो ये ग्राफ बनाना है। दूसरा ग्राफ याद हो गया, प्रूफ चाहिए नहीं मेरे को, कोई टेंशन नहीं। नंबर 2, नंबर 3, अगर मान लो ग्राफ बनता है V वर्सेस I का, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट का, तो वो ग्राफ कैसे बनेगा, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। आई आर वाली टर्म आगे ले जाओ और ये E पीछे रख लो, एक ही बात है। y एक्सिस में क्या चल रहा है, V, तो देखो इसकी जगह V। x एक्सिस में क्या चल रहा है, I, तो x की जगह क्या I। तो ये क्या हो जाएगी, स्लोप। मेडिकल के लोग समझ लें, y इज इक्वल टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है मैथ्स में। और ये अगर x है, I अगर x है, तो ये क्या है, स्लोप है। स्लोप इसमें नेगेटिव है, माइनस r स्लोप है, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा विद नेगेटिव स्लोप बनेगा और ऐसा बनेगा।
आप ये नहीं करना चाहते मेडिकल के लोग, कोई बात नहीं, इसको याद कर लो यार, वी और आई का ग्राफ ऐसा बनेगा, मार्क करने के बजाय मार्क कर देना। तो तीसरा ग्राफ भी क्लियर है। आई होप नॉन मेडिकल वालों को तो समझ में आ रहा होगा ये कैसे बना। ठीक है, नेक्स्ट ये ग्राफ्स करने के बाद एक क्वेश्चन है ये वाला, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अब कर लिया, बस उसे बताना ही है। क्या वो कह रहा है एक बैटरी जिसकी ईएमएफ 12 वोल्ट है, देख रहे हो, एक बैटरी जिसकी ईएमएफ 12 वोल्ट है और रेजिस्टेंस इंटरनल 0.5 है, इज टू बी चार्ज, अंडरलाइन कर लो, इसको क्या करना है, चार्ज। ये तो उल्टा अच्छा है, बोल ही दिया उसने, डिस्चार्ज नहीं करना, इसको चार्ज करना है। इसके पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर करने वाला है, चार्ज बाय अ बैटरी ऑफ चार्जर, किससे, एक चार्जर से। कितने वोल्ट का चार्जर है, 110 वोल्ट का चार्जर है। हाउ मच रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज, कह रहे कैपिटल आर की वैल्यू बताओ क्या लगेगी, टू लिमिट द चार्जिंग करंट टू 5 एम्पियर, कह रहे ताकि इस पूरे सर्किट में करंट क्या रहे, 5 एम्पियर। रूल नंबर 1, अगर ये बैटरी प्लस और माइनस है, चार्जर ये प्लस और माइनस होगा, क्योंकि प्लस मस्ट बी कनेक्टेड विद प्लस, माइनस शुड बी कनेक्टेड विद माइनस। राइट, क्लियर है। तो इसमें मुझे क्या निकालना है, मुझे इसमें कैपिटल आर निकालना है। जब दो बैटरीज लगी हों तो ऑब्वियसली आपको कुछ नहीं आता दो बैटरीज का, किरचॉफ लॉ तो फिर भी आता है, तो लगाओ किरचॉफ लॉ, यहां से स्टार्ट होके घूम के वापस आने लगाएं। माइनस से जब प्लस पे जा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, तो प्लस 110, फिर प्लस से माइनस पे आ रहे हैं तो माइनस 12, फिर इसमें करंट 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, और कैसे जा रहा है, इस तरफ आ रहा है, और मैं भी घूम के इसी तरफ आ रहा हूं, क्योंकि मैं करंट की डायरेक्शन में आ रहा हूं, तो I इंटू आर शुड बी नेगेटिव। फिर करंट 5 एम्पियर इसमें जा रहा है, मेरी तरफ जा रहा है, मैं करंट की तरफ जा रहा हूं, -5 इंटू आर नेगेटिव, और लूप कंप्लीट हो गया, मस्ट बी इक्वल टू 0। आज करवाया था, तो सबसे पहले क्या निकलेगा, करंट आर की वैल्यू आ जाएगी आंसर। समझ में आ रहा है किरचॉफ लॉ कैसे लगाया, और क्यों लगता है दो बैटरीज में किरचॉफ लॉ ही काम करेगा और कुछ काम नहीं करेगा, कोई शॉर्टकट नहीं। नेक्स्ट है, अब वो कह रहे हैं व्हाट विल बी द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, बैटरी का V बोलो क्या होगा, बोलो इसमें V की वैल्यू क्या लगाऊं, E प्लस IR, क्योंकि चार्जिंग हो रही है तो V इज इक्वल टू E प्लस IR। 12 वोल्ट करंट आपको गिवन है 5 एम्पियर, स्मॉलर आपको गिवन है आंसर। दूसरा आंसर भी क्लियर है। और लास्ट, अब मान लो एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम इसमें जब चार्जिंग करते हैं, हम जब ये चार्जिंग करते हैं तो आपने देखा होगा वो मैकेनिक जो है वो जो वायर लेके आते हैं वो काफ़ी मोटी वायर होती है, पतली पतली तारों से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती, और अगर आपने कोशिश की उसमें आग लग जाएगी, धुआं छोड़ देगा एकदम। बहुत बार देखा होगा धुआं निकल जाता है और वायर सड़ जाती है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। क्यों, मोटी वायर लेके आओ, जंपर मोटे लेने चाहिए हमेशा। क्यों, कैपिटल आर हाई होना चाहिए, तभी लगाते हैं कैपिटल आर। क्यों लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं, मान लो आपने कैपिटल आर नहीं लगाया, छोड़ दो, भूल गए आप लगाना, मान लो कैपिटल आर है ही नहीं, तो करंट अब 5 एम्पियर नहीं रहेगा, करंट कितना हो जाएगा, मान लो I एम्पियर। अगर मैं कहता हूं कि चलो I निकाल लो, फिर से चलो लूप यहां से स्टार्ट होके वापस घुमाओ, माइनस से प्लस, तो प्लस 110, फिर प्लस से माइनस, -12, करंट की डायरेक्शन में आ रहे हैं, -I इंटू 0.5 मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि कैपिटल आर तो है ही नहीं। बोलो करंट, बोलो कितना आ रहा है सॉल्व करके, जब आप इसे सॉल्व करोगे करंट कितना आ रहा है 100, ये यहाँ किया हुआ है, ये देखो, ये नीचे करंट आएगा कोई 196 एम्पियर। हमारे घरों में करंट 3 एम्पियर से 10 एम्पियर के बीच में होता है, 10 एम्पियर बहुत बड़ा करंट है, 10 एम्पियर में आपकी तार फूक जाएगी, मैं बता रहा हूँ। आपकी नॉर्मल वायर जो जा रही है ना छोटी छोटी, इसमें 10 एम्पियर घुमा के देख लो, I²RT 10th क्लास का, I²RT, I² 10 का स्क्वायर, इतनी हीट जनरेट होएगी तार सूख जाएगी। गर्मियों में वैसे भी उड़ती रहती हैं तारें, I²RT। मैं 3-4 एम्पियर पे बोल रहा हूँ, तार सड़ जाती है। 196 का स्क्वायर मतलब ही नहीं है, उड़ जाएगी, उड़ के पूरी आग ही लग जाएगी उसमें। इसलिए कैपिटल आर का होना जरूरी है ताकि हीटिंग इफेक्ट कम हो जाए। करंट मुझे कम चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये लॉजिक है इसमें। तो नेक्स्ट, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन में अभी अभी ग्राफ प्लॉट किया था हमने V वर्सेस I का, तो नेगेटिव ग्राफ ऐसा था। इस ग्राफ को देखते हुए पहला क्वेश्चन है फाइंड ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ क्या होता है? मैक्सिमम V की वैल्यू। दिख रहा है ये ग्राफ कहाँ टच करेगा 1.4 को, तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी है? 1.4 आंसर। फिर अगला पार्ट है फाइंड मैक्सिमम करंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल। दिख रहा है भाई मैक्सिमम करंट कितना है? 0.28। इससे ऊपर तो करंट ही नहीं है, तो सीधा लिख दो 0.28। ग्राफ पढ़ना है, मैक्सिमम वोल्टेज मैक्सिमम करंट। फिर वो कह रहे हैं फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। देखो अब जब आप ये फॉर्मूला यूज करते हो, मान लो मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूं बैटरी के अंदर, मान लो कैपिटल आर है ही नहीं, बैटरी के अंदर सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब मुझे पता है कि ई की वैल्यू मैंने क्या पुट की? मैक्सिमम। तो आई की वैल्यू भी मुझे क्या पुट करनी पड़ेगी? मैक्सिमम। तो आर की वैल्यू क्या आएगी? ई की मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय आर की मैक्सिमम डिवाइडेड बाय करंट की मैक्सिमम वैल्यू। ऐसे ऐसे। अब ई की मैक्सिमम वैल्यू पता ही है, ईएमएफ 1.4 फर्स्ट पार्ट में निकाल रखी है और करंट की मैक्सिमम वैल्यू सेकंड पार्ट में निकाल रखी है 1.28। इनको डिवाइड करके अपने आप क्या आ जाएगी? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अगर मैक्सिमम ईएमएफ को मैक्सिमम करंट से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली फिर क्या आएगी? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आ सकता है इस टाइप से।